कोविड आया एंड वी फेस्ड अ वेरी बिग बैकलैश, बट उसको भी रिकवर करते हुए वी हैव नाउ रीच टू अराउंड 975 villages approximately. So proudly we are announcing on this podcast that we are near to our target. क्लाइमेट चेंज की स्पीड को कम करने के लिए क्या सोलर एनर्जी हेल्प करती वो भी दो तरीके से। एक तो आप जब पैनल लगाते हो तो CSR में जो भी हम प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारा जो रेवेन्यू है दैट इज ओनली 7 to 10%, नॉट मोर देन दैट। तो रूरल विलेज में आप समझो कि अगर मैं 100 रुपये लगा रहा हूँ तो 90 रुपीज गोज टू कंप्लीटली टुवर्ड्स द बेनिफिशियरी। आप देख रहे हैं द रेडियो अड्डा शो। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए। नमस्कार, रेडियो अड्डा के एक नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हर बार एक नई हस्ती से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज की जो हस्ती है उनके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि हर आदमी अपनी अपनी दुनिया में एक अलग काम कर रहा होता है, एक पहचान बना रहा होता है, और जो सर्व कर रहा है सोशल अवेयरनेस के लिए, जनता के लिए और हम सब के लिए, उसका काम ज्यादा काबिल तारीफ होता है। सूरज हमें रोशनी देता है, लेकिन जहां रोशनी नहीं पहुंच पाती है, जहां पानी नहीं पहुंच पाता है, जहां बिजली नहीं पहुंच पाती है, वहां पे एक ऐसी कंपनी है जो कि आपको बिजली भी देती है, आपको पानी भी देती है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है यहाँ पे मिस्टर सचिन यशवंत शिगवान जी, और साथ में हमारे यहाँ सहयोग गंगावने जी। तो ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव की शुरुआत कैसे हुई? एक एक्चुअली ड्रीम प्रोजेक्ट था जी। इसकी शुरुआत हुई 2009 से, क्योंकि तब मैं जॉब करता था और ऐसा मानना था मेरा कि जॉब कब तक करे, कोई सेटिस्फैक्शन लेवल होना चाहिए। तो सोचा कि कुछ बिजनेस शुरू करें, लेकिन मैं था सोशल बैकग्राउंड से, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव देखे लाइफ में। तो ऐसा लगता था कि हम लाइफ में कुछ अलग करें और लोगों के लिए करें, साथ में साथ अपना भी फायदा हो और 4 लोगों का और फायदा हो। तो 2009 में एक आइडिया सामने आया और वो आइडिया मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट बन गया, और वो था ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव। लेकिन तभी हमें पता नहीं था, क्योंकि मेरा जो पूरा फैमिली बैकग्राउंड है वहाँ पे कहीं बिजनेस नहीं था। हम एग्रीकल्चरल फार्मिंग बैकग्राउंड से आते हैं। सो मेरी पूरी फैमिली वो एग्रीकल्चरल है। फिर वो वहाँ से निकल के मुंबई आई है और फिर छोटे छोटे कुछ काम करके उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था तो ऐसा लगा कि यार हमें कुछ नया करना चाहिए, तो बिजनेस में क्यों ना जाए, क्योंकि बचपन से लीडर क्वालिटी रही है और लीडर जो होता है वो किसी के अंडर काम नहीं कर पाता। तो तब जब मैं स्कूल में था तब ऐसा लगा कि कुछ नया करना चाहिए। तो जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मैंने सोचा चलो बिजनेस में अपना नसीब आजमाते। नॉलेज नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था, ना ही फाइनेंशियल सपोर्ट था, तो करे कैसे। तो मेरे कुछ फ्रेंड थे, गुजराती फ्रेंड, उनके थ्रू थोड़ा नॉलेज दिया, उनके डिनर टेबल तक गया, एंड वहां से ऐसा लगा कि कुछ तो कॉम्बिनेशन करना है। तो एंटरप्रेन्योरशिप सीख गया मैं, लेकिन सोशल भी मुझे ऐड करना था, तो ये दोनों का कॉम्बो करना था। तो 2009 में एक आइडिया आई कि सोलार बेस्ड कुछ ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते। स्टार्टिंग में कुछ साल मैंने एक फ्रीलांसिंग काम किया, लेकिन 2014 में मुझे समझ में आ गया कि नाउ वी हैव टू रजिस्टर, बिकॉज मेरा नाम बन चुका था तब तक जी। और तो उसी साल फिर हमने रजिस्टर करवाया ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव प्राइवेट लिमिटेड, जो एक सोशल एंटरप्राइज है, और वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई और आज हम आपके सामने। क्या बात है, द सोलर मैन ऑफ इंडिया, इस खिताब से आपने और जनता ने नवाजा है सचिन जी को। तो ये सोलर मैन ऑफ इंडिया खिताब आपको कब मिला और कैसे आपको नवाजा गया? सो जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया था तो बाकी लोग जो सोलार करते थे तभी उस जमाने में, वो क्योंकि सोलार तभी फेमस नहीं था, तो लोग नॉर्मली सोलार अपने लिए यूज करते थे, या मेरे घर के लिए या मेरे बंगलों के लिए। तब ये कोई कंसेप्ट नहीं था कि आप सोलार ले जा रहे हो किसी और को मदद करने की। और हमने 2009 में ये जब कंसेप्ट शुरू किया तो लोगों की मदद करते रहे हो। मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा था कि जिनके पास है उनसे लेके हम जिनके पास नहीं है उन्हें दे, लेकिन वो क्या दे, तो रेगुलर चीजें ना दे, कुछ हटके दे। और वहां पे भी सोलार लैंटर्न्स आते थे, सोलार स्ट्रीट लाइट्स आती थी। और जब ये शुरू किया ना तो लोग, जब हम विलेज में जाते थे या किसी
मेट्रो सिटीज में तो हमने बहुत कम काम किया, लेकिन 2 टायर या 3 टायर जो विलेजेस है वहां पे हम काम करते, टाउन में काम कर रहे थे। तो जब लोगों को पता नहीं था कि ये सोलार क्या है ना, तो उनको जब पहली बार हमने इंट्रोड्यूस किया कि ये सोलार एनर्जी आपके लिए बेनिफिट है, आपको काम आएगी आपके लाइफ में, उसमें से रोशनी जनरेट होगी, तब उन्होंने वो सोलार वर्ड पकड़ लिया। और जब भी मैं वहां जाता था तो अरे सोलार वो आ गए, सोलार वाले आ गए, सोलार आ गए। फिर धीरे धीरे वो सोलार मैन हो गया। फिर धीरे धीरे वो जैसे ही हमने महाराष्ट्र से बाहर निकल के काम करना चालू किया, तो फिर सोलार मैन ऑफ इंडिया टाइटल हो गया। एंड लोगों ने वो कार से वो टाइटल दिया। फिर हमने भी उसको चाहा कि उसको ले। स्टार्टिंग में वो जो टाइटल था, हमारे फ्रेंड्स मुझे चिढ़ाने के लिए यूज करते थे। अच्छा। लेकिन वो बोलते थे कभी भी हम कोई चीज हमारे पास आए और उसको हम ब्रांड बना ले, तो शायद फिर उसको लोग नवाजना चालू कर देते। तो स्टार्टिंग में लोग मुझे चिढ़ा देते, अरे वो सोलार वाले आए, वो सोलार वाले इधर आओ, सोलार मैन यहाँ आओ। तो फिर वही एक तरीके से लोगों ने उसको लिया और वो ब्रांड बन गया, और आज वो ब्रांड आपके सामने। क्या बात, सुपर। तो सुयोग जी का योग कैसे बना आपके साथ जुड़ने का? सुयोग जी, आप बताएं। मैं ग्रीन इंडिया के साथ हूँ फ्रॉम द एज ऑफ 18। मैं 12th में था और एक कॉलेज में कल्चरल फेस्ट था। तभी सर एक रोटरी क्लब के भी पार्ट है, ही इज अ पार्ट ऑफ रोटरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुंबई। अच्छा, तो वहाँ पे एक कल्चरल फेस्ट था और तभी मैं आई वाज इनटू डांस एंड कल्चरल इवेंट्स। तो मैं मेरी ग्रुप को लेके मैंने पार्टिसिपेट किया था वो कंपटीशन में। तो एक ऐसा इंसिडेंट था जहाँ पे सेमीज में हमने क्वालिफाई कर लिया था, बट फाइनल्स की बारी थी तब मेरी पूरी टीम ने बैकड्रॉप मतलब एक बैकआउट ये किया था। तो मैंने फिर मतलब ये सिनारियो मैंने बताया था टीम को, मैनेजमेंट टीम को, कि मैं भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी टीम चली गई है। बट मेरी फ्रेंड ने मेरे को सो ही फोर्स मी कि नहीं नहीं कुछ भी हो, हाँ हो जाए, आप 3-4 जन को लेके पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो मैंने फिर एक दिन या फिर 2 दिन मैक्स में एक पूरा नया डांस सेटअप करके एक नई टीम बना के वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। अनफॉर्चुनेटली मैं जीता नहीं वो कंपटीशन, बट देन आई मेट सचिन सर। तो सचिन सर से मिलके उन्होंने फिर मुझे बोला कि आप में ये ग्रिट है और आप में ऐसा मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ आके इंटर्नशिप की कीजिएगी। तो एक इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी, हाँ मतलब मैंने वो अप्रोच करके लिया। जिससे मैं वो डेडिकेशन और पैशन उसमें हमें दिखा स्किल। तो फिर और उसमें ही चेरी ऑन द केक था कि एक हरियाणा का प्रोजेक्ट आया था एंड आई वाज मतलब मुझे इंडियन आर्मी को देख के बहुत प्रेरणा मिलती है। तो वो प्रोजेक्ट वाज डायरेक्टली इंक्लाइन टुवर्ड्स इंडियन आर्मी ऑफ हरियाणा हिस्सा। तो वहां पे ट्रैवल करने का भी मौका था और एक सोलार का प्रोजेक्ट भी एक एक्सप्लोर करने मतलब मिलने वाला था। तो मैंने सर को, मतलब सर ने ऐसे डिस्कशन में बताया था कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम है और हम लोग जा रहे हैं। तो मैंने एक छोटे बच्चे की तरफ एक अप्रोच किया कि सर मैं आ सकता हूँ क्या आपके साथ में। तो वो एक 2-3 दिन के ड्यूरेशन में मुझे ग्रीन इंडिया क्या है, ग्रीन इंडिया का कॉन्सेप्ट क्या है और एक्चुअल इसका सोसाइटी में इम्पैक्ट क्या है, इसके बारे में पता चला। एंड दैट इंटरेस्ट फ्रॉम द डे 1 टिल टुडे इज द सेम। तो फिर वो इंडियन आर्मी को हमने एक 12 सोलर कुकर्स से सपोर्ट की दिया था, जहाँ पे वो इनकेस राजस्थान जैसे नॉन फ्यूल जगह में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फॉर बॉर्डर की सुरक्षा के लिए, तो उनको जो खाना है वो सोलर कुकर पे पकाया जाए और उनको कोई भी फ्यूल की जरूरत नहीं है, तेल की मतलब एक्चुअली जरूरत नहीं है। तो वो एक एक्सपीरियंस था जहां से मैं जुड़ा एंड फिर वो काफिला शुरू हुआ एंड टिल नाउ अप्रोक्सीमेटली 8.5 years आई एम विद द कंपनी। क्या बात। तो सचिन जी, आपको कितना चैलेंजिंग लगा ये सफर अभी तक, जब आपने शुरुआत करी थी और आज आप जिस मुकाम पे है, उसके दौरान जो चीजें आपके साथ हुई उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र। सो एक्चुअली चैलेंजेस तो हर ही बिजनेस में होते, लेकिन ये थोड़ा नया बिजनेस था, नई आइडिया थी और उसको एक तरीके से अलग तरीके से प्रेजेंट करना था, क्योंकि इसमें सोशल एलिमेंट्स भी थे और इसमें एंटरप्रेन्योरशिप का भी हमें
चीजें लानी थी जिसमें आप प्रॉफिट भी कमा रहे हो, लेकिन वही प्रॉफिट आप लोगों के लिए यूज कर रहे हो, लोगों के अच्छाई के लिए यूज कर रहे हो। तो करते समय तो हमें पहले तो विश्वास, लोगों का विश्वास हासिल करना था, वो एक बड़ा सा टास्क था। लेकिन बेस्ट बात ये थी कि जो हम प्रोजेक्ट कर रहे थे, जिस तरीके से उस प्रोजेक्ट को प्लान करते थे और एग्जीक्यूट करते थे, और जो मेरी टीम बन रही थी, जैसे यंगस्टर्स थे जो बिलीव कर रहे थे, क्योंकि आज के यंग यंग जनरेशन को आप देखोगे तो वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के पीछे जाता, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी थी, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा करके आपको लोगों के बीच जाना था और ये टेक्नोलॉजी उनको समझाने की, और ये डिफिकल्ट जॉब था। लेकिन और लोग क्या करें, अगर आप रूरल साइड जाओगे तो आप उनको टेक्नोलॉजी समझाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर आप उनको एक बार समझा लोगे फिर आप देखोगे वो सारा जुगाड़ कर लिया। तो वो चैलेंज तो हमने पार कर लिया, बिकॉज हमारे पास वो एक सोशल इंजीनियरिंग एलिमेंट है। सो कंपनी में आप देखोगे तो मेरी कंपनी में जो भी बच्चा काम करने आता है, यंगस्टर्स, इंजीनियर बैकग्राउंड से हो, एमबीए बैकग्राउंड से हो, वो सारे सोशल बैकग्राउंड इनक्लाइन तो होते ही है, साइड बाय साइड वो सोशल इंजीनियरिंग कर ही लेते। सोशल इंजीनियरिंग वो होता है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसके साथ सोसाइटी को भी इन्वॉल्व कर, तो आप कैसे अप्रोच करोगे, किस तरीके से वो समझाओगे, टेक्नोलॉजी कैसे उनके तरफ ले जाओगे, तो वो उनके अंदर वो होता ही है। तो वो एक सीख लिए। दूसरा चैलेंज ये था कि कॉर्पोरेट को समझाना, क्योंकि आपको पता होगा कि ये 10 सालों में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो कंपनीज होती है उनका प्रॉफिट मार्जिन का 2% वो लोगों के लिए आज देती है, या वो कंट्रीब्यूट करते लोगों के डेवलपमेंट के लिए। अब वो नया नया कॉन्सेप्ट था, उसमें वो क्या करते थे कि ज्यादा करके मेडिकल प्रोजेक्ट करते थे, या वो पीएम फंड में या सीएम फंड में वो मनी दे देते थे। उनको वो प्रोजेक्ट में लेके आना, जो सोशल प्रोजेक्ट है या ये सोलार एनर्जी बेस रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें उनको लाना और उसमें इन्वॉल्व करना, और ज्यादा ज्यादा फंड उसमें दे ताकि हम ज्यादा ज्यादा विलेजेस डेवलप कर सकें। ये देखने का जो चैलेंज था ना, स्टार्टिंग में हमें किसी ने बिलीव नहीं किया। एक मेरे फ्रेंड के अंकल थे, उन्होंने हमारी वो आइडिया को थोड़ा पकड़ के रखा, उन्होंने फर्स्ट सीएसआर प्रोजेक्ट हमें दिया। अच्छा। वो हमने इतना बेस्ट वे से एग्जीक्यूट किया कि उन्होंने, उनको लगा कि यस ये बेस्ट लेवल पे इन्होंने काम किया, उन्होंने ही हमें फिर प्रमोट किया, एंड वहां से फिर हमें बहुत सारे सीएसआर प्रोजेक्ट मिलने चालू। तो चैलेंजेस तो हमने बहुत सारे किए, आज भी हम बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आदत हो चुकी है, क्योंकि जब तक आप चैलेंजेस में ना बैठो आप सक्सेस की तरफ नहीं जा सकते। अच्छा, अगर कोई इंसान पर्सनली अपने घर में सोलर और प्लांट लगवाना चाहे तो कितनी कम लागत में वो लगा सकता है, स्टार्ट कर सकता है? नॉर्मली आपका घर अगर एक 1 RK है तो उसको एक 2 किलोवाट का सिस्टम काफी है, तो उसमें उसको एक 4 पैनल्स लगाने हैं। अगर उसके पास गैलरी है या टेरेस का एरिया उसके पास अवेलेबल है तो वो लगा सकते हैं। और अगर विथ बैटरी बैंक चाहिए, बैटरी के साथ चाहिए, कभी भी वहां पे लाइट जाती है वगैरह, तो उसको 2 लाख 2.25 लाख का खर्चा है। लेकिन अगर बैटरी नहीं लगानी है, उनको सिर्फ अपने मीटर पे वो सोलार लगाना है, तो 1-1.5 लाख में उनको वो इंस्टॉलेशन हो सकता है। अच्छा, तो इसमें कितने साल तक इसकी वारंटी या गारंटी कुछ रहती है? ऑवरी सिस्टम जो होता है विद बैटरी बैंक जिसको कहते हैं, वो उसकी वारंटी गारंटी विद बैटरी एंड इन्वर्टर की जो होती है 5 साल होती है, लेकिन जो सोलर पैनल होती है वो आज के दिन में 30-30 साल तक चल दे, उनकी लाइफ है। तो आप पहले आते थे सोलर पैनल वो 10 साल 15 साल, फिर वो धीरे धीरे उनकी एफिशिएंसी बढ़ी और उनकी जो लाइफ साइकिल है वो भी बढ़ी, 25 साल हुई, अब 30 इयर्स तक आप यूज कर सकते हो। अगर वो ऑन ग्रिड जाते तो उनका सिस्टम पूरा 30 इयर्स तक चलेगा। अगर किसी को ये बिजनेस स्टार्ट करना है और आपकी कंपनी के साथ इसको जुड़ना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? सिंपल है, पहले तो उनको सोलार का नॉलेज होना चाहिए। सेकेंडली हम थोड़ा सोशली इंक्लाइंड है, तो वो सोसाइटी से कनेक्टेड लोग होने चाहिए, और जो बिजनेस करना चाहते हैं उनका जो मोटो है वो हमारे विजन एंड मिशन के साथ में जुड़ जाना चाहिए, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते। और इन्वेस्टमेंट लगभग कितनी आती है अगर वो अपने एरिया में वो काम शुरू करना चाहता है? देखा जाए तो जब मैंने शुरू किया था सर, तो 0 इन्वेस्टमेंट के लागत पे ही ये बिजनेस शुरू किया था।
क्योंकि मेरा जो दूसरा बिजनेस था एडवर्टाइजिंग का था, वहां से मैं कुछ फंड जनरेट करके ये बिजनेस का प्रमोशन करता था। तो धीरे धीरे वो नाम बनाया पहले, और फिर बिजनेस में मैंने रजिस्ट्रेशन किया था। तो वो भी बंदा ऐसे कर सकता है कि पहले फ्रीलांसर काम करे हमारे साथ, तो जीरो लागत से कर सकते हैं। जो फिर वो फ्रीलांसर में जो कमाए, फिर उस पैसे से देन ही कैन स्टार्ट उनकी अपनी कंपनी वो स्टार्ट कर सकते हैं और वो जुड़ सकते हैं। सो यू यस, वेरी करेक्ट। ये ट्रिपल ई एनर्जी अर्निंग एंड एनवायरमेंट, ये आपने मेंशन किया, इसका मायने क्या है, मतलब क्या है? एनर्जी, अर्निंग एंड एनवायरनमेंट, ये मैं अगर बताना चाहूँ तो कंप्लीटली को रिलेटेड है ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव प्राइवेट लिमिटेड से। क्योंकि एनर्जी एक चीज है जो आजकल सभी को लगती है। अगर एनर्जी आपके घर में 1 घंटे के लिए भी जाए तो भी आपका काफी काम रुक जाएगा, आपके फोन्स बंद हो जाएंगे, आपका लैपटॉप काम करना बंद हो जाएगा, आपकी इकोनॉमी पे वो आ जाएगा। सो एनर्जी आज के टाइम में एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सो एनर्जी को अगर हम लोग को रिलेट करें एनवायरमेंट से और उससे एक इकोनॉमी बनाए जहां पे लाइवलीहुड लोगों को दे, फिर वो लाइवलीहुड से रूरल लोग उससे अर्निंग कर पाए। सो इस चीज को कोरिलेट करते हुए ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव में भी ऐसे काफी प्रोग्राम्स है जहां पे हम ऐसे चीज जो होती हैं, गांव गांव में एक महिला बचत गट, वो महिला बचत गट को हम लेके वी गिव देम लाइवलीहुड प्रोग्राम्स। सोलार सेविंग मशीन्स है, सोलार पापड़ मेकिंग मशीन्स है, सोलार अगरबत्ती मेकिंग मशीन्स है। सो ये सब, हाँ, सो मशीन थ्रू CSR हम उनको देते हैं और वो ये मशीन जो है वो सोलर एनर्जी पे चलाती है, ताकि आपका इकोनॉमी हुआ, अर्निंग हुआ और आपने सोलर यूज करके एनवायरनमेंट को सपोर्ट किया। एंड एट द एंड जो एनर्जी बन रही है दैट इज थ्रू नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स विच इज सोलर पावर। तो ये तीनों चीजों को कोरिलेट करते हुए वी कैन से दैट इट्स अ एनवायरनमेंट, एनर्जी एंड एफिशिएंट प्लैनेट फॉर इंडिया विच मेक्स थ्रू सोलर एनर्जी। ये तो अभी तक मेरे किसी को ज्यादा पता नहीं है इस सारी चीजों का। जो लोग अगर छोटे छोटे लघु उद्योग कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट से फंडेड प्रोग्राम्स चला रहे हैं, अगर उनको पता चलता है किस तरह की भी स्कीम्स हैं और गांव में ये जो है पहुंचाई जाए स्कीम्स, तो काफी उनको प्रॉफिट होने वाला है। और जो बिजली की बचत है, जो बिल से छुटकारा उनको मिलेगा। तो ये कमर्शियल प्रोजेक्ट में आप देखोगे ना, तो उसी में भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है। तो आप सोलर लगाते हो, सो यू आर गेटिंग एन एनर्जी। एनर्जी आने से क्या है कि आपकी रेगुलर एनर्जी जो है उसके बिल आपका सेव हो रहे हैं, तो आपका अर्निंग हो रहा है एक तरीके से। एंड आप बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हो तो आप इन्वायरमेंट को सपोर्ट कर रहे हो। जी। सर, सोलर के और कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप लोग बनाते हैं? ऐसे तो मैन्युफैक्चरिंग में हम बहुत बाद में आए, लेकिन अभी हम जो सोलार के प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें सोलार स्ट्रीट लाइट है, सोलार होम लाइटिंग सिस्टम है, सोलार पैनल हमने एक नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में, जल्द ही वो मार्केट में आएगा। अभी हम उसको डिटेलिंग नहीं कर रहे क्योंकि वो जब हम पैनल एक्चुअली मार्केट में लाएंगे तो हम उसके लिए अलग से एक पॉडकास्ट जरूर बनाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी है जो हम चाहते हैं कि मार्केट में इंट्रोड्यूस करें। उसके सिवा हम जो प्रोडक्ट मार्केट में सेल करते हैं, जो असेंबल करते हैं पूरा जो अदर मैन्युफैक्चरर से लेके, उसमें है सोलार ऑन ग्रिड सिस्टम है, सोलार ऑफ ग्रिड सिस्टम है और सोलार वाटर पंपिंग सिस्टम। ओके। तो जैसे कि आपने होम डेकोर की लाइट्स की बात की, तो इनको कैसे एनर्जी मिलती है? जैसे कि हम बड़े घरों की बात करें, हम मुंबई जैसे घरों की बात करें जहाँ पे सन लाइट पहुंचना बड़ा मुश्किल देखे आ रहे हैं, जितनी करते, तो वहां पे कैसे ये काम करते, कैसे? सो नॉर्मली अगर आप सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी में होता क्या है कि सोसाइटी कॉमन लाइट जो होती है, लेफ्ट कॉमन लाइट जो स्टेयरकेस की लाइट है, वो सारी चीजों के लिए अपने टेरेस के ऊपर सोलर पैनल इंस्टॉल करती है और वो उससे बिजली बना के वो अपने वो कॉमन लाइट्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है। अच्छा। अगर आप बंगलोज में रहते हो तो बंगलोज में आप खुद के टेरेस पे या जो चार्ज आपका पार्किंग लॉट है, उसके ऊपर सोलार लगा के आप आपकी खुद की बिजली बना सकते हो। और आपका विलेज का मकान है तो आपके पास बहुत जगह ही जगह है, आपके लॉन में, आपके गार्डन में आप सोलार लगाओ, पैनल लगाओ और उससे बिजली
खुद की बनाओ। इसलिए तो गवर्नमेंट ने अभी स्कीम लॉन्च की। तो जैसे एसी, फैन और फ्रिज वगैरह भी सोलर एनर्जी से हम लोग चल सकते हैं। सो डायरेक्ट आप अगर बैटरी पे सोलार चला रहे हो तो आप एसी, फ्रिज ये चला नहीं पाओगे। लेकिन आप मीटर पे, मतलब सोलार एनर्जी ऑन मीटर, सो ऑन ग्रिड कहते हैं उसको। ओके। तो जब सोलार एनर्जी ऑन ग्रिड आप इंस्टॉल कर रहे जी। हैं तब आप उस पे बैटरी, फ्रिज, एसी और बाकी सारी चीजें चला सकते हो। कैसे होता है वो कि आप जो सोलार एनर्जी पैनल लगाते हो वो सोलार से आप बिजली बना के मीटर को सप्लाई करते हो। सो दैट गोज टू द ग्रिड और फिर आप ग्रिड से फिर से उसको कॉल बैक करते हो और आप आपके इक्विपमेंट चला लेते हो। तो अगर हम बात करें कि हम जब गांव में जाते हैं, रूरल एरियाज में जाते हैं और वहां पे लोगों को कन्विंस करते हैं कि भाई आप सोलर एनर्जी लगाओ, पावर प्लांट लगाइए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो उनको कन्विंस करना कितना मुश्किल होता है? जनरली पहले जब हमने शुरू किया था तो हमने सोचा था कि रूरल एरियाज में जाके हम सोलर एनर्जी सेल आउट करेंगे। लेकिन जब सेल आउट करने की बात आई तब हमें समझ में आ गया कि सोलर एनर्जी फॉर देम ये लग्जरीज प्रोडक्ट है। मतलब उनके लिए लग्जरी हो, उनके लिए अभी बिजली आ रही है, वो 1 फेज हो 2 फेज हो वो मायने नहीं रखता, उनको बिजली आ रही है, जितने आ रही है वो यूज करे। लेकिन आप अगर उनको सोलर एनर्जी जो एक बहुत महंगा प्रोडक्ट है उनके लिए, तो वो नहीं खरीदेंगे। तो उसके लिए हमने सोल्यूशन क्या लाया कि हमने कॉर्पोरेट के पास चले गए। हमने कहा कि आपके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आप सोलर एनर्जी उनको दो एज अ फ्री या मैक्सिमम आप दो, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन वो करेंगे। और वहां पे क्या होगा कि जब उनको पता चला कि मुझे नॉर्मल एनर्जी के सामने, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी के सामने, ठीक है, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, मतलब जब हम ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी लेते उसके सामने मुझे ऑप्शन मिल रहा है सोलर एनर्जी का और मुझे फ्री एनर्जी मिल रही जिसका मुझे कोई बिल नहीं देंगे, क्योंकि सन जब एनर्जी दे रहा है आपको तो आपको कोई बिल नहीं सेंड करता। तो उनको पता है कि हमें अगर एनर्जी फ्री मिल रही है तो हमारे बेनिफिट है। सिर्फ उनको टेक्नोलॉजी समझाने के लिए हमें बहुत सारे साल गए। सीओ, यू वांट टू कंट्रीब्यूट? अगर आप दूसरी तरफ भी इनकेस देखेंगे तो अगर आप सिटी एरियाज एज कंपेयर टू सिटी एरियाज, रूरल विलेजेस में सोलर ज्यादा है। बिकॉज सिटी में क्या क्या है कि आपको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी आती रहती है, बट वहां पे सी हियर मतलब यहाँ पे एक वो वांट है कि मैं सोलर इनकेस लगाऊंगा तो मेरे घर को एक नया लुक आएगा, मेरी बिजली की बचत हाँ होगी, तो वो ऑप्शन है कि मैं लगाऊं या ना लगाऊं। बट गाँव में अगर मेरे बहुत सारे इक्विपमेंट चल रहे हैं और मेरे यहाँ पे सर्ज आ रहा है लाइट का, लाइट जा रही है, एक स्पेसिफिक डे होता है गांव में जहाँ पे लाइट नहीं होती, तो उनके बहुत सारे ऑपरेशंस रुक जाते हैं। तो गांव में लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं कि एक ऐसा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो हमें अफोर्डेबल है, और वो एक ही है जो सोलर है। बाकी बायोगैस है, बायोमास है, और विंड और जो थर्मल है, तो वो दैट इज आउट ऑफ ऑप्शन। तो आप विलेज में देखोगे तो नॉर्मली ऑफ ग्रिड सिस्टम लगता है, क्योंकि वहां पे बिजली आना जाने का खेल शुरू होता है। तो वहां पे उनको बैटरी दिया जाता है जहां पे वो एनर्जी स्टोर करते हैं। और जब उसमें आप एनर्जी स्टोर करते हो तो नाइट में अगर आपको सूरज भी नहीं है, स्टिल सन नहीं होने के बाद भी आपके पास बैटरी बैंक है जिससे आप पावर फिर से लेके यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए विलेज में आप ऑफ ग्रिड सिस्टम प्रमोट करते हैं एंड सिटी के साइड में हम ऑन ग्रिड सिस्टम प्रमोट। ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर है कि गांव में ज्यादा जरूरत है, क्योंकि गांव में बिजली ज्यादा जाता है और वहां पे स्टोर होगा तो रात को काम आएगा। और एक चीज आजकल हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट में एक वर्ड है कार्बन फुटप्रिंट, तो आपकी कंपनी इसे कम करने में कैसे योगदान देती है? सो कार्बन फुटप्रिंट ये चीज है जो आप ह्यूमन एक्टिविटी से भी डेली जनरेट करते हो। अच्छा। वो हो आप डेली में आपकी क्लोथ्स हो, आपकी डेली जो बैग्स है वो हो, आपकी कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी हो जो आप यूज करते हो। सो एवरी डे हर एक जन उसके कैपेसिटी का कार्बन एमिशन या फिर कार्बन फुटप्रिंट जनरेट करता रहता है। अभी यहाँ पे 2 प्रकार है जहाँ पे ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव काम करती है।
इन केस वहां पे कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स ऑलरेडी लगा हुआ है, जैसे कि स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स है, अगर उसको हम रिप्लेस करके हमारा सोलर एनर्जी सिस्टम लगा रहे हैं, सो वी आर रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट। क्योंकि हम जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी से जो कार्बन फुटप्रिंट बन रहा है उसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से, और उनका कार्बन फुटप्रिंट कम हो रहा है। दूसरी चीज है, जहां पे विलेज है, विलेज में बिल्कुल भी लाइट्स नहीं है, और हमने वहां पे जाके 100-150 सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगा दिए जो वहां पे है ही नहीं। तो वहां पे अगर स्ट्रीट लाइट्स होते और वो जो कार्बन फुटप्रिंट बनता उसको हमने अवॉइड किया है। सो कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन एंड कार्बन फुटप्रिंट अवॉइडेंस, ये दो प्रकार है जहां पे रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर पावर काम करती है। और इन्होंने जैसे कहा कि कन्वेंशनल एनर्जी जो है, जो हम इलेक्ट्रिसिटी लेते, जो नॉर्मल अभी हम भी यूज करें यहाँ पे, वो बनने के लिए आपको कोल बर्न करना पड़ेगा। सो 1 किलोवाट आप जब 1 यूनिट जब आप यूज कर रहे हो तो आपने 1 kg कोल बर्न कर दिए। तो उसी को ही बचाने के लिए अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी आप जाते हो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, तो आप उतना कोल बर्न होने से बचा रहे हो, और उसने ग्रीन हाउस गैसेस आप रिलीज नहीं कर रहे हो इन्वायरमेंट में, और इसके लिए आप कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस कर रहे हो। नहीं, आजकल गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी नेट जीरो का जो प्रकल्प है वो भी हाथ में लिया है। उसके अलावा बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है और जो इंडिया में स्थित कंपनीज है उन्होंने भी ऐसा प्रण ले लिया है कि 2050 टू 2030 जैसे भी उनका कैपेसिटी हो और उनका रिडक्शन हो रहा है, वैसे वो ट्राई कर रहे हैं कि डेली में उनका सस्टेनेबल लिविंग लाया जाए। तो सुनील जी, ये क्लाइमेट एक्शन प्लान क्या है? और इसमें आपने जो मेंशन किया है कि 500 जीवी नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सो क्लाइमेट एक्शन प्लान एक ऐसी चीज है जो हर एक कंट्री एम करती है कि हम कैसे हमारे क्लाइमेट को सुधारें। सो सुधारने के बहुत प्रकार है, बट उसमें से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो वहां पे फॉसिल फ्यूल्स और नॉन फॉसिल फ्यूल्स की बात आती है। नॉन फॉसिल फ्यूल्स मतलब जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, जैसे कि सोलार है, विंड है, थर्मल है, बायोगैस है। सो दीज आर ऑल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। और नॉन रिन्यूएबल जो है वो है आपका कोल बर्निंग इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, पेट्रोल, या फिर कोई भी जो फ्यूल्स जो फ्यूल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी है, दैट कम्स अंडर योर फॉसिल फ्यूल्स। ओके, तो एक क्लाइमेट एक्शन प्लान एक कंट्री बनाती है जहां पे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को प्रमोट करके हम डेवलपमेंट कैसे लाए। सो उसमें इंडिया में अभी 2030 तक एक एक्शन प्लान है जहां पे सोलार को प्रमोट किया जा रहा है, एंड द टारगेट इज 280 गीगावाट्स। और अगर मैं सोलार को छोड़ के अगर पूरे इंडिया का कंजम्पशन आपको बताओ तो इट इज नियरली अराउंड 400 गीगावाट्स एट द करंट स्टेज। और वो 400 गीगावाट्स में से भी वी हैव कम टू अ स्टेज वेर इन वी आर जनरेटिंग 173 गीगावाट्स कंप्लीटली ऑन नॉन फ्यूजिल फ्यूल्स। मतलब 173 गीगावाट्स अभी रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट होके पब्लिक तक जा रहा है। सो वहां पे अगर 230 तक हम लोग इनकेस 200 गीगावाट से ऊपर जनरेट कर पाए तो फिर वी कैन बी एनेबल्ड टू एम्पावर द होल नेशन थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी पावर, एंड हमारा कार्बन फुटप्रिंट, GHG और जो भी क्लाइमेट को हरास करने वाली चीजें हैं वो मॉडरेटली ड्रास्टिकली कम होंगी, एंड वी विल हैव अ गुड स्टेज इन द क्लाइमेट। सो हमारे नजदीक का जो कंट्री है भूटान, वो नेट जीरो है। सो इवन द इंडियन गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट गोइंग फॉर अ नेट जीरो टिल 2030, बट इट इज वेरी वेरी एम्बिशियस प्लान। सो माइट बी टिल 2050 वो प्लान जा सकता है, बट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टिल 2030। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। एक तो है आपका प्लानिंग, सेकंड है आपका लैंड, और थर्ड है आपका रेवेन्यू, एंड फिफ्थ इज बिहेवियर पैटर्न ऑफ पीपल। सो रेवेन्यू अगर हम लोग लास्ट ईयर देखे जहां पे 55 गीगावाट का प्लानिंग किया था, वहां पे ओनली $13 बिलियन इन्वेस्टेड। अगर आपको 2030 तक
टारगेट मैच करना है तो आपको हर एक साल में 50 गीगावाट्स का प्रोडक्शन लाना पड़ेगा ऑन फील्ड। उसके लिए लैंड और मिनिमम टू मिनिमम अराउंड 28 to 30 बिलियन डॉलर्स डालना पड़ेगा एनुअली, so that you will come to a stage wherein you are sufficing the whole country's need over renewable power. सवाल है आपसे कि सोशल प्रोजेक्ट्स पे रेवेन्यू कैसा रहता नॉर्मली हम जो प्रोजेक्ट करते हैं वो आता है कॉर्पोरेट के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, तो उसको कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। या तो वो कभी कभी इन्वायरमेंट रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट करते हैं, उसमें वो फंड लगाते हैं। अब इसमें जो होता है, जो इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका जो शेयर होता है वो 7 to 10% ही होता है। बाकी 90% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट जो होता है दैट गोज टू द बेनिफिशियरी डायरेक्टली। तो CSR में जो भी हम प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारा जो रेवेन्यू है दैट इज ओनली 7 to 10%, नॉट मोर देन दैट। बट अदर जो कंप्लीट 90% है दैट गोज टू द डेवलपमेंट ऑफ द बेनिफिशियरी। सो रूरल विलेज में आप समझो कि अगर मैं 100 रुपया लगा रहा हूँ तो 90 रुपीज गोज टू कंप्लीटली टुवर्ड्स द बेनिफिशियरी एंड 10 रुपीज कम्स टू अस जो हम हमें प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं इसके लिए। सो लेकिन हम इतने कम प्रोजेक्ट में भी इतने कम पैसे में आप सोचोगे कि कैसे रेवेन्यू कर पा रहे, तो हम बल्क में प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे हम एक स्कूल करना है वो जगह वो कॉर्पोरेट के साथ में हम 50 से 60 स्कूल करते हैं, और वो कम जिसको कहते हैं हमारे यहाँ पे क्या जाता है छोटा प्रोडक्शन। मतलब आप प्रोडक्शन को इतना कम साइज कर दो या एक फास्ट स्पीड अप लेवल पे उस प्रोजेक्ट को करो। तो हम अगर ये 50 स्कूल्स है जिसको नॉर्मली हमें लगना चाहिए 60 डेज, एक 2 महीने में, तो हम उसको लीन प्रोडक्शन करके मतलब उसको छोटा करके हम उसको 30 डेज में करते, जिससे हमारे सारे जो एक्सपेंसेस है वो कम डाउन होते। तो हम उसमें रेवेन्यू भी कर पाते, अच्छा सर्विस भी दे पाते और प्रोजेक्ट भी अच्छा होता है, कॉर्पोरेट को बेनिफिट होता है। तो हम कहते हैं हमारे टर्मिनोलॉजी में विन विन सिचुएशन क्रिएट करते। सुपर। अच्छा, आपके उद्देश्य में शामिल था कि वी एम टू एम्पावर 1000 रूरल विलेजेस बाय 2025, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए सुयोग जी। In the last 10 years, in last 5th August, we completed 10 years for Green India Initiative. और पिछले 10 सालों में हमने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं, बहुत सारी लर्निंग्स लिए हैं, बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आए हैं जहाँ पे हमने खुद को भी एम्पावर किया है कि हम लोग उनको मैच करके वील टेक इट टू द रूरल एंड। ये करते करते हुए प्रोसेस इतना बढ़ गया दैट वी डिडंट नो दैट वी surpassed Maharashtra and we reached to 14 states of India. 14 states of India including Jammu Kashmir, Assam, Hyderabad, फिर आपका मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। You said we have done it. तो 14 states में हमने रीच किया एंड फाइनली आफ्टर 5 to 6 years when we started calculating कि हमारा रीच कहाँ तक पहुंचा है, so we got to know that कि ये ऐसी स्टेज पे पहुंचा है कि ये इसको मिशन बना सकते हैं। सो ये मिशन एक तैयार हुआ कि हमको इन द नेक्स्ट 5 years मतलब 2025 तक 1000 विलेजेस तक पहुंचना है। उसमें 2 से 3 साल आपको पता है कि कोविड आया एंड वी फेस्ड अ वेरी बिग बैकलैश, बट उसको भी रिकवर करते हुए वी हैव नाउ रीच टू अराउंड 975 villages approximately. You proudly we are announcing on this podcast that we are near to our target. So हमने जो एक मिशन रखा है, विजन रखा है कि हम 1000 विलेजेस डेवलप करेंगे थ्रू सोलर एनर्जी टिल 2025। सो हम नियर टू कंप्लीशन है। शायद हम नेक्स्ट 6 months में we will announce that we have completed 1000 villages. तो अगला सवाल आपसे यह है कि क्लाइमेट चेंज की स्पीड को कम करने के लिए क्या सोलर एनर्जी हेल्प करती है? डेफिनेट वो भी 2 तरीके से। एक तो आप जब पैनल लगाते हो तो आपको पता है कि सूरज से 2 चीजें आती है। एक है यूवी रेज जिसको आप लाइट के तरीके से देखते हैं, जिसको आप लाइट बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा आता है हीट, ठीक है। तो ये दोनों भी जो है ना वो अपने पृथ्वी के इन्वायरमेंट में आके रुक जाता है। लेकिन हम जब सोलर पैनल लगाते हैं तो हीट भी रिफ्लेक्ट होती है एंड लाइट भी रिफ्लेक्ट होती है, तो वो बहुत सारी लाइट
रिफ्लेक्शन अपने इन्वायरमेंट से बाहर जाने में हेल्प करती है, ताकि वो जो पूरी सोलर एनर्जी हमें जितनी चाहिए उतनी हमारे इन्वायरमेंट में रहे, बाकी रिफ्लेक्ट हो जाए, तो वो एक हेल्प करती है। दूसरा, सोलर एनर्जी से हम रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, तो हम फॉसिल फ्यूल्स से जो हानि हो रही है इन्वायरमेंट की, जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हम रिलीज कर रहे हैं इन्वायरमेंट में, वो हम रोक पाते। तो इसके वजह से हम सोलर एनर्जी से, और या तो आप बोलिए नॉट ओनली सोलर एनर्जी, जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस है, हम उससे डेफिनेटली इन्वायरमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। Great. तो क्या एक सोलर पावर प्लांट से पूरे गांव को बिजली मिल सकती है? एब्सोल्युटली। सो अगर आप देखें, इंडिया में सबसे बड़ा सोलर प्लांट है राजस्थान में, 4.5 मेगावाट, आई गेस 450 मेगावाट। तो 450 मेगावाट का जो एरिया है, वहां पे हम लोग अगर टेक्निकली कैलकुलेशंस ले, तो 1 मेगावाट ऑफ पावर कैन पावर अप्रोक्सीमेटली 500 हाउसेस। तो अगर वैसे हम लोग अगर कैलकुलेट करें, तो दैट विल गो टू अ डिस्टिंक्ट कैलकुलेशन 450 में मेगावाट, और ये कैलकुलेशन डेली है। तो डेली का प्रोडक्शन अगर आप 4 घंटे 5 घंटे से मल्टीप्लाई करें, तो उतनी बिजली जनरेट कर रहे हो और प्रोड्यूस कर रहे हो। सो 1 हाउस या फिर पूरा गांव आपके सोलर कैपेसिटी से पावर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एंड बहुत सारे गांव ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जहाँ पे बिजली का मीटर लगा ही नहीं है। द कंप्लीट विलेज इज अंडर रिन्यूएबल एनर्जी एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ग्रीन विलेज। सो चलते चलते एक मैसेज जो हमारी ऑडियंस के लिए और जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर उनको आपसे जुड़ना है और सोलर एनर्जी अपने घर पे लगाना है, तो कैसे आपसे जुड़? भाई देरे, पहले पॉडकास्ट एंड होने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये सेशन जो होता है ना, ये मेरा बेस्ट सेशन होता है, मतलब जहाँ पे मुझे एडवाइस करनी। तो डेफिनेटली मैं तो यूथ को ज़्यादा करके एडवाइस करना चाहूँगा कि आज के दिन जब हम इंडिया का ग्रोथ देख रहे, तो वो सिर्फ इंडिया का ग्रोथ नहीं है, तो वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री जो आप देख रहे हो आज, वो बहुत इवॉल्विंग है। तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि आप अगर कोई ऐसे सेक्टर देख रहे हो जहाँ पे आपका ग्रोथ होगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं कहूँगा कि आप डेफिनेटली, फिर वो मैकेनिकल इंजीनियर हो, एमबीए हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, उन सारों ने डेफिनेटली रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जॉब या बिजनेस ढूंढना चाहिए। दैट इज वन ऑप्शन। सेकेंडली, मैं उनको कहूंगा कि अगर आपको सच में इन्वायरमेंट के बारे में सोच रहे हो, या इन्वायरमेंट के बारे में आपको लगता है कि हम कुछ कंट्रीब्यूट करें, तो आप सारे अपने घर में, जैसे आपने कहा स्टार्टिंग में कि आपके यहाँ पे भी सोलर एनर्जी के प्लांट लगे हुए हैं जो वाटर पंपिंग के लिए यूज होता है, तो ऐसे ही अगर सारे लोग अपने घर में छोटे छोटे इक्विपमेंट जो है वो भी सोलर एनर्जी पे चलाए, तो वो एक इन्वायरमेंट को सपोर्टिव एक्शन होगा। और इसके लिए सारे लोग, मतलब वो सिर्फ ना खुद यूज भी करे एंड 4 लोगों को भी बोले कि आप ये यूज करो। एंड द लास्ट एंड फॉरमोस्ट, जो लोग इस तरीके का प्रोजेक्ट कर रहे, उनको जाके वॉलंटियर करें, उनके साथ जुड़िए और उनसे समझ लीजिए कि किस तरीके से हम रूरल डेवलपमेंट में सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। सुयोग जी, आप कह रहे हैं? देखिए, हम सोशल एंटरप्राइज है। सोशल एंटरप्राइज का मीनिंग ही ये है कि लाभ से ज्यादा आप सोशल इम्पैक्ट पे हम लोग एक कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो जिस भी बंदे को अगर लगता है कि वो सोशल इम्पैक्ट की तरफ इंक्लाइंड है और ही वांट्स टू डू समथिंग टू द सोसाइटी, गेट इन टच विद अ लॉट ऑफ पीपल, तो ही कैन ऑब्वियसली रीच आउट टू अस। हम लोग देखा, मतलब वो कौन से लोकेशन में है, कौन से रीजन में है, अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट वहां पे है क्या, ही कैन ही बी अ स्टेक होल्डर फॉर अस, और हमारा काम वो लोकेशन में थोड़ा सा ज्यादा फैला सके, तो वी कैन श्योरली बी इन टच विद दैट। सेकेंडली, अगर वो वॉलंटियर करना चाहते हैं कोई प्रोजेक्ट में, तो वो हमको हमें रीच आउट कर सकते हैं, एंड वील श्योरली ट्राई टू बी ऑफ सम हेल्प, ताकि वो कुछ एक्सपीरियंस ले लाइफ में
इन केस वो कंटिन्यू करे ना करे, दैट इज हिज ऑप्शन, बट श्योरली व्हेन समवन कम्स टू अस, ही इज फॉर अ लॉन्ग टर्म ऑलवेज। डेफिनेटली। और आपको हमसे रीच आउट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये आपने पहले बता दिया, वरना मैं बताता फिर भी बच सकता है। तो बिल्कुल, अगर आप लोग पॉडकास्ट देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है और आप जुड़ना चाहते हैं ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव से, तो आप जुड़ सकते हैं पॉडकास्ट के माध्यम से। नंबर भी दिए जाएंगे। और थैंक यू सो मच स्टूडियो में आने के लिए सचिन जी और सुयोग जी। और इसी तरह हम अगला पॉडकास्ट में प्लान करेंगे। थैंक यू सो मच।